आ जाइए, प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। हैव योर सीट। थैंक यू सर। आर यू हैप्पी अबाउट द इंटरव्यू? यस हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। क्या लगता है आपका सिलेक्शन होगा? सर उम्मीद तो है कि सर हो जाना चाहिए सर। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। सर मैंने 2009 में हाई स्कूल चार्टर से सर 2011 में सर मैंने आईएससी की परीक्षा पास की है फॉर्मेशन कॉलेज से। और सर 2015 में सर बीएससी में ऑनर्स किया है फॉर्मेशन कॉलेज फॉर्मेशन से सर उसके बाद मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ सर्विसेज के लिए सिविल सर्विस की। सर मेरी हॉबी सर डायरी राइटिंग है सर। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था? सर मैथमेटिक्स ऑनर्स था। अच्छा, ये बता दीजिए कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का सिलेबस क्या था? सर उसमें सर मैथमेटिक्स के सर कई पार्ट्स पढ़ने होते हैं सर। जैसे अलजेब्रा का सर है अपना पार्ट, उसके बाद सर कैलकुलस है सर, उसके बाद सर 3D है ज्योमेट्रिकल में सर, उसके बाद सर वेक्टर एनालिसिस है। तो सर इसके कई पार्ट्स हैं सर। अच्छा, बुक्स में ऑथर का नाम बता दीजिए जो आपने पढ़ा था। सर जी लालजी प्रसाद है सर। उसके सर दासगुप्ता का सर मैंने वो स्टडी की थी सर। अच्छा, बहुत अच्छा। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपका बीपीएससी में? सर लोग पढ़ सकते सर। इसका उपयोग आप कैसे करेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? आपका चयन होगा तो सर जैसा कि ये सब्जेक्ट का नेचर ही है सर प्रशासन के बारे में सर इसमें अध्ययन किया जाता है सर थ्योरेटिकली। और उसके बाद सर हम लोग सर इसके स्टडी में सर व्यवहारिक पक्ष को भी कई बार न्यूज पेपर के माध्यम से देखते सुनते आते हैं। तो सर इसका सर एक व्यापक पैमाने पर सर यूज है सर। कौन से थिंकर आपको सबसे अच्छे लगते हैं रविंद्र जी? सर वैसे सर सभी थिंकर्स का रोल रहा है सर। सर जैसे सर वुडरो विल्सन है सर, उन्होंने सर इस क्षेत्र में सर इस सब्जेक्ट में सर प्रारंभिक रूप से सर बहुत बड़ा योगदान दिया है सर। तो उसके बाद सर जो भी थिंकर्स हुए सर सबका अपना अपना सर योगदान रहा है सर। अच्छा, वुडरो विल्सन जो थे उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है। आज के संदर्भ में इस थ्योरी को आप कैसे देखते हैं? सर आज के संदर्भ में अगर कहा जाए तो सर अभी भी अलग अलग तो है सर, बट सर दोनों को कोऑर्डिनेशन के साथ सर कार्य करने पड़ते हैं सर। एल्टन मायो का सिद्धांत क्या था? सर एल्टन मायो सर भागीदारी प्रबंध सिद्धांत का सर प्रतिपादन किए थे सर। तो सर जैसे प्रशासन में सर नीचे लेवल के कार्मिकों की सर भागीदारी उच्च लेवल पर जो निर्णय होते हैं सर उस संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। तो सर भागीदारी प्रबंध के संदर्भ में सर उनका सर बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अच्छा, हाउथॉर्न में 4 एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, कौन कौन से बता दीजिए। सर जैसे प्रकाश चमक के सर एक प्रयोग था सर। उसके बाद सर यंत्र संग्रहित कक्ष प्रणाली प्रयोग था। उसके बाद साक्षात्कार था। उसके बाद सर सब एक रिव्यू था सर। उसके बाद परामर्श 5 प्रयोग किए गए थे सर। उसके बाद सर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था। हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? सर 1927 से 32 के बीच में हुआ था सर। बट इसका सर पब्लिकेशन सर हुआ था 1939 में सर। बहुत अच्छा, ये बताइए कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की स्थापना कब हुई थी? सर 2005 में सर कमेटी की स्थापना गठन किया गया था। और इसका कुल कितनी रिपोर्ट्स आई थे? सर 15। 11वां रिपोर्ट क्या था? सर मैं क्रमवाइज तो सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, ये बताइए हमें कि 73rd 74th अमेंडमेंट आने के बाद बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है? सर जैसे कोई 3 परिवर्तन बता दीजिए। सर सबसे पहला परिवर्तन सर पंचायती राज को सर इसमें सर संवैधानिक दर्जा मिला था। उसके बाद सर जो नियमित रूप से सब चुनाव आयोजित किए जाते थे स्थानीय निकाय के लिए सर वो सब देखा गया सर। उसके बाद सर पंचायतों को सर जो डिसाइड जो इसके सर अधिकार क्षेत्र थे सर, जैसे संवैधानिक रूप से 29 विषय सर। तो सर उसमें सर इसमें पंचायतों को सर सम्मिलित किया गया था उस सब्जेक्ट को। कौन से ऐसे राज्य हैं जहां 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं है? सर जम्मू कश्मीर पहले सर नहीं था और सर सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, ये बताइए कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात हो रही है, आपको लगता है कि बिहार को इसकी जरूरत है? सर अभी सर जब बिहार की सर जो स्थिति देखी जाए तो सर डिमांड तो की जा रही है सर। कई स्पेशल क्राइटेरिया जो है सर उसी हिसाब से सर अगर इसकी आवश्यकता फील हो रही है। बट सर इसमें सर केंद्र सरकार की सर अपनी एक रणनीति है सर। तो इस संदर्भ में सर अभी सर मांग भी उठाई जा रही है सर।
तो 14th फिनांस कमीशन के बाद क्या इस स्थिति में बदलाव हुआ है जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग को कमजोर कर दिया है? सर पंचायतों के संदर्भ में सर लगभग सर 92,000 करोड़ का सर अनुदान दिया गया था सर। तो उसके बाद सर 14वां वित्त आयोग जो था सर, तो उसने सर रिकमेंड किया था कि स्टेट सर मतलब इसका जो कैटेगरी स्टेटस था सर वो नहीं देने के लिए सर। तो सर इस संदर्भ में सर केंद्र सरकार द्वारा कहा गया कि विशेष पैकेज ही हम दे रहे हैं, तो स्टेटस कैटेगरी स्टेटस की सर आवश्यकता अभी नहीं है। ये बताइए कि ऑफिस ऑफ गवर्नर जो राज्यपाल का पद है ये किस आर्टिकल में मेंशन है? सर 153 में सर। अच्छा, ये जो हाल फिलहाल में इस ऑफिस को लेकर विवाद चल रहा है, क्या है ये विवाद, बताइए। सर बिहार के संदर्भ में नहीं, बिहार में पूरे भारत के संदर्भ में। सर इसके सर कई सर संदर्भ है सर। जैसे सर एक तो विश्वविद्यालय के सर कुलाधिपति होने के नाते सर उसका सर राज्य सरकार से सर कंप्लीट होते रहते हैं सर। दूसरा सर स्टेट के जो सर विधायिका है सर, उसके द्वारा जो बिल पास किए जाते हैं तो सर उसमें सर राज्यपाल द्वारा सर मंजूरी देने में सर लेट रसाई चलती है सर। उसके बाद सर कई बार सर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के राज्य सरकार और गवर्नर के बीच में सर कोऑर्डिनेशन को लेकर के सर कंफ्लिक्ट होते रहते हैं सर। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार जो है इस ऑफिस का यूज करती है ताकि राज्य सरकार को परेशान किया जा सके? सर ऐसा तो सर नहीं कहा जा सकता, बट कई बार तथाकथित रूप से सामने सर आते हैं न्यूज की इसका सर राजनीतिक रूप से दुरुपयोग होता है सर। अच्छा, मान लीजिए इस ऑफिस को रिफॉर्म करना है तो कौन से 3 सजेशन आप बताएंगे? सर सबसे पहले तो सर जो राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर गए सर, तो उसमें सर एक संवैधानिक प्रोविजन डालना चाहिए कि जब भी नियुक्ति की जाए तो उसमें स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं सर उनसे सर परामर्श किया जाए। इसे सर संवैधानिक रूप से सर एक बात किया जाए। उसके बाद सर एक समिति भी सर बनाई जा सकती है, उसके रिकमेंडेशन पर सर राष्ट्रपति जी द्वारा सर नियुक्ति की जाए। दूसरा सर एक सर कोऑर्डिनेशन के रूप में एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी भी होनी चाहिए सर, ताकि इस तरह के जो विवाद होते हैं सर उनका सर समाधान निकाला जा सके और आगे विवाद नहीं हो सके। बहुत अच्छा, ये बताइए कि नीति आयोग आपको लगता है कि प्लानिंग कमीशन से बेहतर है? सर नीति आयोग अभी सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सर प्लानिंग कमीशन से सर बेहतर कह सकते हैं सर। इसमें सर इसका जो सर स्ट्रक्चर है सर, जो राज्यों की सर भागीदारी दी गई है इसमें, तो सर वो एक तरह से भागीदारी प्रबंध के संदर्भ में हम देखते हैं तो सर वो एक अच्छा इनिशिएटिव है सर। दूसरा सर इनोवेशन को लेकर के जो वर्तमान संदर्भ में सर ग्लोबलाइजेशन के दौर में जलवायु परिवर्तन इस संदर्भ से चुनौतियाँ आती है सर, तो उस संदर्भ में सर नीति आयोग द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं सर। तो प्लानिंग आयोग से कंपेयर किया जाए तो सर अभी बेहतर काम कर रही है। इसके चेयरपर्सन कौन है? सर प्रधानमंत्री जी सर अभी माननीय प्रधानमंत्री। डेप्यूटी चेयरपर्सन कौन है? जी डेप्यूटी चेयरपर्सन सर सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। सीईओ का नाम बता दीजिए। सीईओ सर रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। अंतिम प्रश्न हमारी तरफ से, अपने व्यक्तित्व के कोई 3 वीकनेसेस हम बता दीजिए। सर 3 वीकनेसेस सर कई बार मैं सर इमोशनल हो जाता हूँ सर। उसके बाद सर कई बार सर दोस्तों से सर बातें थोड़ी लंबी हो जाती है सर, ये वीकनेस है सर। और एक और वीकनेस सर कभी कभी थोड़ा ओवर थिंकिंग हो जाती है किसी बात का। बहुत अच्छा, थैंक यू। रविंद्र कुमार जी, नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया। क्या है इस सिद्धांत? थोड़ा शॉर्ट में बताइए। इस सिद्धांत में उन्होंने नौकरशाही के एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किए थे और उन्होंने कई अपना पैमाना रखे थे कि ये सब अगर शामिल कर लिया जाए तो नौकरशाही एक आदर्श रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा था कि पद सोपान होना चाहिए, कार्यों का विभाजन होना चाहिए, नियम कायदे होने चाहिए, एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए, राजनीतिक रूप से तटस्थ होनी चाहिए नौकरशाही, और निर्विकता होनी चाहिए। उसके बाद तटस्थता की बात उन्होंने की थी, प्रत्येक पद के लिए योग्यता की उन्होंने बात की थी,
और प्रशासन के दिन प्रतिदिन की जो गतिविधि है उसका रिकॉर्ड की उन्होंने बात की थी। साथ में उन्होंने एक करियर की बात की थी। तो इस संदर्भ में उन्होंने कई नौकरशाही शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? ब्यूरोक्रेसी। ये फ्रांसीसी शब्द से बना है। ब्यूरो क्लॉथ जैसे वहाँ पर यूज किया जाता था, ब्यूरो प्लस क्रेसी। तो ब्यूरो का मैम वहाँ एक जैसे टेबल क्लॉथ से संदर्भ लिया गया है। तो इन्हीं दोनों शब्दों से बना है नौकरशाही। ब्यूरो और कृषि से। इसकी इसकी सबसे ज्यादा मतलब इसकी सीमाएं क्या है? अगर हम आलोचना करें नौकरशाही की तो सीमाएं क्या है? सीमाएं अगर सबसे बड़ी कहा जाए तो अभी वर्तमान ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये स्थितियाँ सभी देशों के लिए एक समान लागू नहीं हो पाती है। दूसरी बात इसमें अभी में गैर नौकरशाही को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कल्याण का सुनिश्चित हो सके, भागीदारी प्रबंध को लाया जा सके। इस संदर्भ में इसमें सीमाएं हैं। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में बढ़ती जटिलताएं और समस्याएं आती है। इसमें डेवलपमेंटल वर्क प्रासंगिक हो गए हैं। डेवलपमेंटल वर्क के संदर्भ में नियमों का कायदे जो है उसमें शिथिलता की बात की जा रही है। निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और निजी कौशल को समावेशन की बात की जा रही है। इसमें लाल फीताशाही पर आपका क्या जी, कहना है? लाल फीताशाही नौकरशाही इसमें जो कहा गया था नियम कायदे और पद सोपान की बात जो है, तो इसमें एक लाल फीताशाही इसके आड़ में आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट इसको थोड़ा कम करने का प्रयास कर रही है, जैसे एकल विंडो सिस्टम को लाया जा रहा है। तो इसकी में कई कमियां हैं। चलिए, आप डायरी लिखते हैं या आपकी हॉबी है? Yes, प्रत्येक दिन डायरी लिखते हैं या कभी कभी? प्रत्येक दिन मैं लिखता हूँ जनरली, और कभी कभी हो जाती है ज़्यादा व्यस्तता में तो मैं नहीं लिख पाता हूँ, जैसे यात्रा के दौरान या इस तरह से। बाकी मैं नियमित रूप से आज आपने क्या लिखा है अपनी डायरी में? आज मैं यहाँ के जैसे सर मैम साक्षात्कार के लिए मैं आता तो इसका मैं शेड्यूल मैंने मेंशन किया था, मुझे किस समय आना है, क्या क्या मतलब प्रिपरेशन करनी है, इस संदर्भ में मैंने लिखा था रात में। उसके बाद इसका पर्पस क्या है? बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं, बाद में बुकलेट के शक्ल में उसे छपाया जाता है, तो इसका क्या उद्देश्य है? मेरा डायरी राइटिंग का उद्देश्य यही है कि अपनी भावनाओं मनोवृत्ति जो दिन प्रतिदिन होते हैं, जो अपने अचीवमेंट होते हैं कई बार उन सभी चीज़ों को लिखूं। साथ में जो बड़े गोल्स होते हैं जो अपने दिनचर्या के लिए मैं निर्धारित करता हूँ प्रत्येक दिन, तो उसमें क्या प्रगति हुई है और कहाँ चूक हुई है, इन सभी चीज़ों को मैं लिखता हूँ, उनका रिव्यू करता हूँ। तो उससे कुछ सीखने के लिए मिलता है कहाँ मैंने चूक की है। कुछ अचीवमेंट होता है तो उसको रिव्यू करने के बाद थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि मैंने ऐसा अच्छा किया। तो विश्व प्रसिद्ध डायरी का नाम बताइए। जैसे एमा फ्रैंक की डायरी है 1946 में। उसमें क्या था, एक लाइन में बताइए। उसमें 13 वर्ष के एमा फ्रैंक नाम की लड़की थी, बच्ची थी। उन्होंने 1942 से 44 के बीच में जो दोस्तिया विश्व के संदर्भ में नीदरलैंड में काजी द्वारा जो प्रताड़ित किए जा रहे थे, तो उसके परिवार छुप छुप करके कई वर्ष बिताए थे। तो वो कठिनाइयों का वर्णन उसमें है। द्वितीय विश्व युद्ध का पीरियड क्या था? 1939 से 45। एना फ्रैंक की जीवित रहते हुए यह डायरी प्रकाशित हुई थी? उनके डेथ होने के बाद पब्लिश हुई थी। आप हमें बताया है कि कोई ऐसे भारत के अभी फेमस हस्ती जो प्रशासन में है और डायरी लिखते हैं? ऐसे तो मैं पर्सनली जो ज़्यादा फेमस है उन्हें नहीं जानता हूँ, बट जिन्हें मैंने लोकल लेवल पर देखा है, जैसे हमारे वीडियो साहब थे तो उनको मैंने देखा था डायरी लिखते हुए। हमारे टीचर्स थे तो जयप्रकाश नारायण की डायरी का क्या नाम था? उनकी डायरी का नाम मेरी जेल डायरी थी। मुझे लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। आपके व्यक्तित्व के दो कमजोर पहलू क्या हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि कभी कभी इमोशनल हो जाना, और कई बार किसी बातों पर थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेना,
ये मेरे इस नेगेटिव। वर्तमान में बिहार सरकार की कोई ऐसी योजना के बारे में बताएं जो आपको सबसे अच्छी लगती है और क्यों लगती है? उनमें बिहार गवर्नमेंट द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें अगर मैं कहूँ तो कन्या उत्थान योजना है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है कंपेयर टू अदर। तो क्यों? मैम इसमें महिला सशक्तिकरण का जो इनिशिएटिव है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इससे बालिकाओं का जो एजुकेशन सशक्तिकरण होगा, वो भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। सेक्स रेशियो जैसे बढ़ाने की बात है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की बात है, बाल विवाह को रोकने की बात है। ये एक पॉजिटिव परिणाम लाएगा आगे चल करके, और कुछ हद तक ला भी देगा। ओके, चलिए बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार जी, यस मैम। बीपीएससी में आपका रोल नंबर क्या है? 1117586। इसको ऐड करते तो कितना आता है? चलिए कोई बात नहीं। 26। चलिए आप मुझे ये बताइए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, नंबर्स क्या होता है? नंबर्स जैसे हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमें किसी चीज़ को काउंटिंग करनी है, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे उसे सूचित करें, इन सभी चीज़ों को नंबर्स कहा गया है। अच्छा, अगर मुझे इस रूम का एरिया निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये रूम आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, फॉर्मूला बता दीजिए। लंबाई और चौड़ाई करके पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम एक समकोण त्रिभुज के संदर्भ में दिया गया था। उन्होंने कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का योगफल बराबर होता है। रैशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर जैसे परिमेय संख्या, हाँ, जैसे परिमेय संख्या वो सारी संख्याएं हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, क्या बिहार एक पिछड़ा राज्य है? जी आपको ऐसा लगता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है? ऐसा तो मैम नहीं कर सकते कि पिछड़ा राज्य है, बट इसे नेगेटिव संदर्भ में कहा जाता है। बट इसके जो कई लेवल पर जो जैसे विकास की बात अगर कहा जाए, तो अभी विकास अच्छी हो रही है ग्रोथ इसमें। दूसरी बात पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें और जीडीपी के हिसाब से, तो अभी पिछड़े जरूर है। बिहार का जीएसडीपी कितना है? जीएसडीपी करंट मूल्य पर 6,75,000 करोड़ है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है? 12 जिले से। नाम बताइए। जैसे पश्चिम से मैं शुरू करूँ तो बक्सर, उसके बाद कैमूर, उसके बाद पटना, उसके बाद पटना के बाद समस्तीपुर, तो ये साइड में सर दक्षिण साइड में पटना के बाद मुंगेर होंगे, उसके बाद मुंगेर के बाद भागलपुर होंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड से कटिहार है, फिर कटिहार के बाद बेगूसराय है, उसके बाद समस्तीपुर, उसके बाद मुजफ्फरपुर और छपरा। चलिए आप मुझे ये बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रहा राम मंदिर, काफी चर्चा में है, ये किस शैली पर इसका निर्माण हुआ है? आपको जानकारी नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। सात निश्चय 2, इसके बारे में आप हमें बता दीजिए, इसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं और हर कॉम्पोनेंट का एक एक स्कीम बता दीजिए। जैसे युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा महिला शक्ति बिहार की प्रगति है, उसके बाद तीसरा है हर खेत को पानी, उसके बाद चौथा है स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव, उसके बाद तो पाँचवा है स्वच्छ शहर समृद्ध विकसित शहर, छठा है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, एक लास्टली है कनेक्टिविटी। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है?
इसके लिए विभिन्न जिलों में जैसे पशु चिकित्सालय हैं, उनका उनके यहाँ उनका रख रखाव, उनका मतलब एक प्रकार से वहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है उनका रख रखाव, और पशु चिकित्सालय के लिए वर्क कर रही है बिहार गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप अपना आदर्श किसको मानते हैं इतिहास से? अगर मैं आदर्श की बात करूँ तो सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को ही मानता हूँ। इतिहास से इतिहास में जैसे गांधी जी है तो वो आदर्श हैं ही, तो गांधी जी को मैं आदर्श मानता क्यों हूँ। मानते हैं? अगर सत्य और अहिंसा वाली बात को हम हटा दें तो गांधी जी को क्यों आदर्श मानते हैं आप? तब पे उनकी जो मैम रहन सहन थी, जो एक ग्राउंड लेवल से सब जुड़े हुए थे, सभी को अपने एकजुट करने में जो उनकी एक अपनी क्षमता रही है, अपनी उनकी जो शैली रही थी, तो इस संदर्भ में उन्हें आदर्श माना जा सकता है। जो कि वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो जैसे लोग अभी भी राजनीतिक स्तर पर या फिर सोसाइटी के स्तर पर लोग एकजुट नहीं रह पाते हैं, तो गांधी जी में ये सामर्थ्य थी कि उन्होंने एकजुट रखने का प्रयास किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नेतृत्व दी। चलिए आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर वो अभी वापस आ जाए हिंदुस्तान में, ठीक है, वो यहाँ पे आए और वो देखे कि अभी की परिस्थितियों को देखते हुए कौन से 3 चीजों को देख के वो खुश होंगे और कौन से 3 चीजों को देखकर वो ना खुश होंगे? अगर वो देखें तो जो एकीकृत भारत की संकल्पना रही थी उनकी, तो उन चीज़ों को देख करके वो काफ़ी खुश रहेंगे। दूसरी बात, लोकतंत्र जो अभी हमारे चल रहे हैं, तो इसको देख करके संतोषजनक जरूर रहेंगे, उनको संतुष्टि मिलेगी कि आधुनिक लोकतंत्र यहाँ चल रहे हैं। और हमारी एक अनेकता में जो एकता है, तो इनको देख करके वो सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। नाखुश नाखुश में मैम अगर कहा जाए, जैसे कई बार दंगे फसाद हो जाते हैं आंतरिक स्तर पर, जैसे कई विद्रोही संगठन है, उसके बाद असमानता की स्तर यहाँ पर जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद अभी भी जाति के आधार पर जो कई बार भेदभाव सामने आते हैं, तो उन चीज़ों को देख कर तो नाखुश होंगे। चलिए, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि पिछले दशक में इसरो के जितने भी सक्सेसफुल मिशन है उनके नाम बता दीजिए। पिछले दशक में मैम अगर कहा जाए तो सब जो फेमस रहे हैं 2013 में, तो वो मंगल मिशन रहा है। उससे पहले ही 2008 में तो चंद्रयान मिशन पहला था, वो काफ़ी सक्सेस रहे। तो उसके बाद 2017 में, फरवरी 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करने का रिकॉर्ड रखा था, उन्होंने तय किया है इसको। उसके बाद चंद्रयान 2 को लॉन्च किए थे, जो कि 90% से अबव सक्सेस रेट रहा था, और 2023 में ही चंद्रयान 3 को लॉन्च करके पहला कंट्री बन गया है दक्षिणी ध्रुव पर सैटेलाइट को सॉफ्ट लैंडिंग करके। थैंक यू रविंद्र कुमार जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। रविंद्र कुमार जी कंप्लीट कैंडिडेट हैं आप, आपको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया बारीकी से, आप कंप्लीट कैंडिडेट हैं। कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि नॉलेज में कमी है, आपने नॉलेज में कंप्लीट है। आपका पर्सनालिटी बहुत शानदार है, बहुत ही स्थिर बैठते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, सर आपका स्थिर रहता है, चेहरा आपका फ्लेक्सिबल रहता है, आई कांटेक्ट आपका बहुत अच्छा है। इन सारी चीजों पर आपको एडवांटेज है, बहुत ही मजबूत पोजीशन में आप हैं। जैसा कि हमने कहा कि आपसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, और इसी भी इंफॉर्मेशन बेस जो आपका है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, बहुत ही बेहतरीन है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मजबूत है। आपको उसमें जस्ट अभी जो आपका नॉलेज बेस है, इसी को अपडेट करके इंटरव्यू जाएंगे आप। अदरवाइज उसके अलावा भी अलग अलग एरिया से सवाल पूछे गए हैं। आप कंप्लीट स्टूडेंट हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बोर्ड मेंबर को भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। कुछ एरिया को थोड़ा सा प्रश्न करिएगा। पहला यह है कि सर और मैम में ध्यान रखिएगा, जब भी ऑनरेबल बोर्ड मेंबर में फीमेल हो, सर कभी मत बोलिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
दूसरा ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और एनर्जी लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अदरवाइज आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्स में गलती नहीं है। जैसे कि आपसे एक सवाल पूछा गया, रिवर गंगा जो है ये कहाँ से फ्लो करती है, इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का फैक्चुअल एरर नहीं हो। अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप तुरंत बोर्ड मेंबर से आस्क करके यस करके बोल सकते हैं, आप इससे निकल जाइए। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट 2 या 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे जो गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग अच्छे पॉलिसीज हैं और जहाँ वीकनेस है आपने बहुत अच्छे से उसका उत्तर किया। हमको कहीं भी स्कोप नहीं मिला जो हम ट्रैप बिछाकर आपको फंसा सके। आप नहीं फंसे, आपका स्टैंडर्ड अप्रोच है। ये एक एग्जांपल है कि आप बहुत अच्छे से, प्लस आपकी पर्सनालिटी का वीकनेस जो है, आपने ऐसे माइल्ड पॉइंट्स बोले, क्रॉस क्वेश्चंस जो बोर्ड मेंबर्स नहीं पूछ सकते हैं। तो आप जो है इंटरव्यू की बारीकियों को समझते हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे, आपको अच्छे नंबर आएंगे। रविंद्र जी, जैसा कि सर ने कहा, हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया, आप एक अच्छे कैंडिडेट है। बैठने का पोजीशन आपका अच्छा, थोड़ा और इंटरव्यू नीचे होके बैठा कीजिए, है ना? ऐसा लग रहा है थोड़ा आगे है, थोड़ा ध्यान देना है इस बात को। और सभी चीजों पे आपकी पकड़ है। जो फैक्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें आप अगर अश्योर है कि ये आपको आता है, तभी आगे बढ़िए, तो सॉरी बोल के आप निकल जाइए। थोड़ा सा मुस्कुराहट चाहिए, जरूरी है। आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। बाकी सब कुछ सही है ना? रविंद्र कुमार जी, बहुत अच्छे कैंडिडेट है आप, जैसे कि सर ने कहा, मैम ने भी कहा। बस चीजों को देख लीजिए, जैसे आप अभी बैठे हुए हैं, मेक श्योर हाथ यहाँ ना रहे, हाथ को ऐसे रखिए, ठीक है? हाँ, स्टेडी रखिए, ठीक है? यहाँ ऐसे वैसे ये सब पोजीशन नहीं चलेगा, ठीक है? ऐसे रखिए एकदम स्ट्रेट, ठीक है? थोड़ा सा पीछे होके बैठेंगे, ठीक है? चेयर का पूरा जो एरिया है ना वो ऑक्यूपाई होना चाहिए, ठीक है? उससे आपका कॉन्फिडेंस नजर आता है। अभी आप थोड़े से डरे हुए लग रहे हो कि आप, मतलब होता है ना, थोड़ा सा एरिया ले रहे हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। आपका नॉलेज इतना अच्छा है, फिर आपको किस बात की डर है? डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अदर देन दैट फैक्चुअल चीजों को देख लीजिए, ठीक है? और बाकी जैसे सर ने कहा, बैड आपका बहुत अच्छा है। बाकी के भी एरिया से जो भी पूछा, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल किया है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि जो वॉइस का लेवल है थोड़ा सा उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है? इसके अलावा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जैसे कि मैम ने कहा, मुस्कुराहट थोड़ा सा जरूरी है, तो वो भी, लेकिन हाँ, मेक श्योर कि जब आपको कुछ नहीं आता हो उस टाइम में नहीं मुस्कुराना है, ठीक है? उस टाइम में आप सीरियस होकर कहीं आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है? आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, उस टाइम में नहीं मुस्कुराना है। अदरवाइज आप जब आंसर करते हो तो थोड़ा बहुत मुस्कुराहट, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। रविंद्र जी, आपका इंटरव्यू किस दिन है? 8 तारीख को। ये सारी शुभकामनाएं, आपको अच्छे मार्क्स मिले, आपका सिलेक्शन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।